प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है शोध पत्र कैसे लिखा जाता है, यानी कि शोध पत्र लेखन। हाउ इज ए रिसर्च पेपर रिटन, रिसर्च पेपर राइटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शोध नए तथ्यों को ढूंढने की या पुराने तथ्यों सिद्धांतों को जांचने की एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित, तुलनात्मक एवं मूल्यांकन पद्धति है जो किसी भी विषय में अपना विशेष स्थान, अपना विशेष महत्व रखती है। वास्तव में शोध के माध्यम से ही हम मौलिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हम सृजनात्मक कार्य करते हैं, कुछ नया ढूंढ पाते हैं। इसलिए इसकी अपनी एक विशिष्ट महत्ता किसी भी विषय में होती है। जहां तक मीडिया शोध का सवाल है, तो मीडिया शोध के विद्यार्थी शोध पत्र कैसे लिखें। मीडिया शोध के विद्यार्थी को शोध पत्र लिखने की एक अनिवार्यता भी होती है। यदि वो पीएचडी शोधार्थी हैं तो शौक से शोध पत्र लिखने वाले भी विद्यार्थी होते हैं। कई बार जो स्नातकोत्तर कर रहे हैं वो लोग भी शोध पत्र लिखना आरंभ कर देते हैं। कई फैकल्टी मेंबर्स जो टीचर हैं या कई लोग पीएचडी करने के बाद भी शोध पत्र अपना जीवन पर्यंत लिखते रहते हैं, क्योंकि यह इनका एक शौक है, एक जुनून है, एक जज्बा है, एक जोश है। लेकिन जो पीएचडी शोधार्थी हैं उन्हें कम से कम 2 शोध पत्र लिखना अनिवार्य हो गया है। आजकल यूजीसी के नियमानुसार, एचआरडी के नियमानुसार इसकी अनिवार्यता है। तो इन कारणों से उनको शोध पत्र लिखना ही लिखना है। लेकिन यह तो एक बंधन है, परंतु बहुत लोग अपने शौक से, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे वो मास कम्युनिकेशन के किसी भी स्तर के विद्यार्थी हों, पीएचडी कर चुके हों, टीचर हों, सीनियर टीचर हों, कई लोगों को शोध में विशेष रुचि होती है और वो शोध पत्र लिखते रहते हैं और हमेशा शोध पत्र को कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हिंदी की शोध पत्रिकाएं बहुत कम हैं और उनकी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। जितनी भी हिंदी की शोध पत्रिकाएं हैं भारत में, जैसे संचार माध्यम, ये शोध पत्रिका भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। ये एक अच्छी शोध पत्रिका जरूर है, ये यूजीसी की लिस्ट में भी है, पीयर रिव्यूड भी है, रेफर्ड जर्नल भी है, लेकिन इसके कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। उसी तरह मीडिया विमर्श एक दूसरी पत्रिका है और यह पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित होता है। वहीं से एक और शोध पत्रिका है मीडिया मीमांसा, जिसका प्रकाशन होता है। उसके बाद जन मीडिया दिल्ली से, समागम ये मध्य प्रदेश से। इस तरह से कुछ एक हिंदी के शोध पत्रिकाएं हैं जो एक संदर्भित पत्रिका तो है और वो पीयर रिव्यूड भी है, लेकिन उसके कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। इसमें से ये सारे यूजीसी की लिस्ट में भी हैं, उसके बावजूद भी इसके कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। इसलिए अगर अच्छी पत्रिकाओं में लिखना है तो अंग्रेजी में ही ज्यादातर पत्रिकाएं हैं जिसके इम्पैक्ट फैक्टर हैं। आजकल सभी पत्रिका अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका कहते हैं, क्योंकि उसके पाठक भी पूरे विश्व में हैं और वो प्रायः सभी ऑनलाइन भी निकलते हैं, तो पाठक पूरे विश्व में हैं। उसके लेखक भी दूसरे देशों से लिखने वाले होते हैं, चाहे वो हिंदी के लेखक हों, चाहे भारतीय लेखक हों, चाहे जो भी हों। तो आजकल अधिकांश को हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसी अवधारणा अब उतनी नहीं रही, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पैक्ट फैक्टर के आधार पर हम शोध पत्रिका की रैंकिंग कर सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर वास्तव में किसी शोध पत्रिका में छपे शोध पत्रों का कितना अधिक रेफरेंस किया जाता है, उसको जितना अधिक रेफर किया जाएगा उसकी संख्या को गिन करके एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसका इम्पैक्ट फैक्टर निकाला जाता है। और जितना अधिक इम्पैक्ट फैक्टर होता है उतना अधिक उस शोध पत्रिका की शोध जगत में महत्ता होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, उतनी ही अधिक उसकी रैंकिंग, उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होता है। अगर हम इम्पैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिकाओं की बात करें तो उसमें आता है मास कम्युनिकेटर,
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भारत से ही प्रकाशित होता है, जिम्स से, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली के कई जगहों से निकलता है, लाजपत नगर, रोहिणी, पंजाबी बाग, बहुत जगहों से निकलता है। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर करीब चार इम्पैक्ट फैक्टर है। उसके बाद यूरोपियन जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, इसका 2.6 है इम्पैक्ट फैक्टर, ये यूके से प्रकाशित होता है। उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्वार्टरली, ये सेज पब्लिकेशन की पत्रिका है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी 2.030 है। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर। उसके बाद कम्युनिकेशन रिसर्च, यह भी सेज प्रकाशन की पत्रिका है, इसका भी इम्पैक्ट फैक्टर 1.976 है। उसके बाद एक और पत्रिका है जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस, ये भी सेज प्रकाशन की पत्रिका है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.845 है। इसके अलावा फ्रांसिस एंड टेलर की कुछ पत्रिकाएं हैं जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है, जैसे जर्नलिज्म स्टडीज, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.044। उसके बाद फ्रांसिस एंड टेलर की ही एक अन्य पत्रिका है, शोध पत्रिका है, जिसका नाम है जर्नल ऑफ मीडिया इकोनॉमिक्स, इसके इम्पैक्ट फैक्टर है 0.455। उसके बाद एमिक पब्लिकेशंस की कुछ पत्रिकाएं हैं जो सभी अंग्रेजी में हैं, इनकी भी शोध इम्पैक्ट फैक्टर है, जैसे एशियन जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया एशिया। उसके बाद मीडिया वॉच एक उड़ीसा से प्रकाशित पत्रिका है, शोध पत्रिका है, इसकी भी इम्पैक्ट फैक्टर है। उसके अलावा बहुत सारे प्रतिष्ठित पत्रिका हैं जो शोध पत्र को छापते हैं, जो रेफर्ड जर्नल भी हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल भी हैं। इसमें अधिकांश यूजीसी के लिस्ट में भी हैं, कभी यूजीसी के लिस्ट के अंदर आते हैं, कभी उससे बाहर चले जाते हैं, फिर कभी आ जाते हैं। तो लेकिन सभी पत्रिका पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं और रेफर्ड जर्नल्स हैं। वो इस प्रकार हैं कम्युनिकेटर, जो IIMC से पब्लिश होता है, बहुत पुराना पब्लिकेशन है। उसके बाद जर्नल ऑफ अप्लाइड जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज यूके, देन एशिया पैसिफिक मीडिया एडुकेटर सेज पब्लिकेशन, then the communication review Francis and Taylor, then communication studies Francis and Taylor, then journal of creative communication says publication, then Amity journal of media and communication studies Jaipur, then Amity media and journalism review ये लखनऊ से प्रकाशित होता है, then journal of content community and communication ये एमिटी ग्वालियर से प्रकाशित होता है। उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यू मीडिया स्टडीज ये एमिटी गुड़गांव से प्रकाशित होता है, मानेसर से। उसके बाद मीडिया क्रिटिक ये माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी भोपाल से इसका प्रकाशन है। कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन ये क्री पब्लिकेशन है, ये भी एक इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल है जो गुड़गांव से प्रकाशित होता है। उसके बाद विदुर कहते हैं उसको हिंदी में, और अंग्रेजी में विदुरा लोग उच्चारित करते हैं। ये प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिल्ली का प्रकाशन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मशहूर शोध पत्र हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, और इनमें आप अपना शोध पत्र लिख सकते हैं। जहां वो तो विषय के अनुसार हम बताएंगे कि किसको कहाँ लिखना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। अगर हिंदी का पत्र है तो जाहिर है कि हिंदी में जाएगा। अगर उसका स्तर क्या है, किस लेवल का रिसर्च पेपर है, उसके हिसाब से आप अपनी पत्रिका का भी निर्धारण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, जो हमारा मूल प्रश्न है, शोध पत्र लेखन, रिसर्च पेपर राइटिंग, हाउ इज ए रिसर्च पेपर रिटन। तो उसमें हमें सबसे पहला जो होता है कि रिसर्च का टॉपिक डिसाइड किया जाता है। ये सबसे पहला और एक कठिन और बहुत जटिल कार्य है कि क्या टॉपिक लें। प्रायः विद्यार्थी एक टॉपिक ले लेते हैं और उसका जो हेडिंग होता है उसमें ही गड़बड़ी होती है। वो कभी वो फीचर की तरह हेडिंग ले लेते हैं, अखबार की हेडिंग की तरह, उसमें विचार मिश्रित होते हैं। तो जो हमारा शीर्षक होता है शोध का, वो अलग प्रकार का होता है, वो बिल्कुल ही वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए, और वो एक शोधनीय विषय होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें शोध की जो शीर्षक होती है, शोध की जो टॉपिक होती है, उसके निर्धारण से पहले शोधकर्ता के मन में कोई शोध समस्या उत्पन्न होनी चाहिए।
ऐसे तो हम शोध की जो टॉपिक है, शोध शीर्षक को पहले लिखते हैं, थीसिस के शुरू में ही शोध की टॉपिक होती है और शोध समस्या बाद में लिखी जाती है। लेकिन व्यवहारतः शोध समस्या हमारे मन में पहले आती है और शोध समस्या से ही शोध का शीर्षक, शोध का टॉपिक निर्धारित होना चाहिए। हमारे मन में मीडिया को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है और हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। कोई महिला है तो उसको ज्यादातर महिला की समस्या आकर्षित करती है, कोई गांव का व्यक्ति है तो उसको ज्यादातर ग्रामीण समस्याएं आकर्षित करती हैं, कोई खिलाड़ी है तो उसको ज्यादातर खेल पत्रकारिता, कोई पॉलिटिक्स से ज्यादा रुचि रखता है तो उसको पॉलिटिकल जर्नलिज्म अट्रैक्ट करता है, किसी की इकोनॉमिक पृष्ठभूमि, अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि रही है तो उसको इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल टॉपिक अट्रैक्ट करता है। तो उसको वो प्रॉब्लम व्यक्ति के अपने जीवन से भी कहीं ना कहीं, शोध समस्या को अगर बहुत विश्लेषण किया जाए तो कहीं ना कहीं शोधकर्ता के खुद के जीवन से, खुद की पृष्ठभूमि से वो समस्या अवश्य ही जुड़ा होता है। तो हम सबसे पहले शोध समस्या को देखते हैं। जैसे आज हम ऑनलाइन जर्नलिज्म की बहुत बात चल रही है, सारा कोरोना काल में अभी ऑनलाइन मीडिया में लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो दुगना से भी अधिक हो गई है। लेकिन जो ऑनलाइन मीडिया है, इसके कारण हमारे ऊपर जो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है, जो बच्चों के ऊपर जो देखिए वो ऑनलाइन मीडिया का यूज करते हैं और मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं, वो डिजिटल एडिक्शन हो जाता है। अब इससे एक समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ एक शोध का विषय निर्मित हो जाता है कि डिजिटल एडिक्शन विथ ऑनलाइन मीडिया, a study of this place. So digital addiction, digital involvement is very good, it's required, but when it becomes addiction का मतलब वो आधी रात को उठकर भी मोबाइल पर कुछ देखने लग जाता है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल पर अपनी नजर लगाता है, वो बाथरूम भी जा रहा है तो मोबाइल को लिए जा रहा है, स्नान करने भी जा रहा है, तो इसको हम लोग एडिक्शन कहते हैं कि मतलब वो उसके बगैर जी नहीं सकता। वो 24 घंटा मोबाइल के साथ जुड़ा है, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, पीसी के साथ, टैब के साथ जुड़ा है। तो उसके कारण उसके अंदर एक प्रकार की एग्रेशन, एक प्रकार की चिड़चिड़ापन, उसके व्यवहारों में एक भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये एक समस्या, जैसे हमने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सी समस्याएं। तो अब इस पर हम एक टॉपिक उठा सकते हैं। उसी तरह महिलाओं के बारे में बहुत सारे उनके साथ, जैसे कार्य क्षेत्रों में उनकी कई समस्याएं हैं, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, और उसको मीडिया में किस प्रकार से परिलक्षित किया जाता है, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इसको देखकर कई बार लोगों को काफी तकलीफ होती है कि ये मीडिया जो भूमिका करनी चाहिए, जो मीडिया कर सकता था, वो कर नहीं पाता। तो महिला के विकास में मीडिया का क्या योगदान है? ये एक दूसरा उदाहरण दिया। मान लिया जाए कि ज्यादातर जो जुड़े हैं उससे समस्या से, ऐसे तो महिला की समस्या पूरे समाज की समस्या है, इस पर पुरुष भी अध्ययन करता है, लेकिन ज्यादातर महिला छात्रा को उस तरह की समस्याएं आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी असुरक्षित महसूस करती हैं और इस कारण वो उस तरह का अध्ययन करना, गहराई से उसको समझना, उसका पड़ताल करना, उसमें उसकी रुचि होती है। मैंने अभी बताया, कोई ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसको ग्रामीण समस्या, कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है तो उसको आर्थिक समस्या, कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको विज्ञान और पत्रकारिता, इस तरह की पहलू आकर्षित करती है। तो उससे संबंधित सबसे पहले वो शोध समस्या देखेगा, मीडिया का इतना व्यावसायीकरण क्यों हो रहा है। अब यही एक समस्या है। तो मीडिया का जो कॉमर्शियलाइजेशन है, यानी कि उसका वाणिज्यीकरण, व्यापारीकरण, ये एक समस्या है और इस समस्या के कारण मीडिया में बहुत तरह की समस्याएं, व्याधियां उत्पन्न होती रहती है। जैसे येलो जर्नलिज्म है, सनसनीकरण है, पेड न्यूज है, एडवर्टोरियल है, ये सब का कहीं ना कहीं मीडिया के कॉमर्शियलाइजेशन से इसका संबंध है, मीडिया के इकोनॉमिक्स से इसका संबंध है। तो अब ये समस्या किसी को प्रभावित करती है तो उस समस्या से जोड़कर वह किसी विषय का निर्धारण करेगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब कोई शोधकर्ता किसी मीडिया समस्या को या संचार की समस्या को देखता परखता है तो कहीं ना कहीं वह समस्या उसके जीवन से, उसकी पृष्ठभूमि से अवश्य जुड़ी होती है, या कम से कम उसे उस विषय की समस्या के अध्ययन में अपना भविष्य
अपना आने वाला 20 वर्ष का भविष्य दिखाई देता है। जाहिर है कि उसका भविष्य उसके अतीत से भी कहीं ना कहीं संबंध रखता है, लेकिन कई बार कुछ शोधार्थी अपने अतीत को भी छोड़ देते हैं और सीधा नए विषय को लेते हैं और अपने नए प्रकार के भविष्य निर्माण की बात सोचते हैं, तो वो नए प्रकार का विषय ले सकते हैं। जैसे वो मान लिया जाए कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं लेकिन अब पॉलिटिक्स में आ गए और उनकी रुचि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की है, तो वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। कोई विद्यार्थी मान लिया जाए कि खेलकूद से काफी गहराई से संबंध रखता है, लेकिन उसकी अचानक रुचि हो गई कि वो आर्थिक समस्याओं और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अपने भविष्य का विषय बनाना चाहता है, उस पर अपनी पूरी जिंदगी लगा देना चाहता है, तो जाहिर है कि उसकी शोध समस्या वहीं से कहीं से निकलती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शोधार्थी के अतीत, उसके वर्तमान और उसके भविष्य से कहीं न कहीं, उसके भविष्य की जीवन शैली से कहीं न कहीं शोध की समस्या जुड़ी होती है। और उस शोध की समस्या को उसको मीडिया, अगर वो मीडिया में शोध कर रहा है तो कहीं न कहीं वो मीडिया या संचार से भी जुड़ा होना चाहिए। उसमें मीडिया का योगदान, मीडिया की भूमिका, मीडिया की महत्ता, मीडिया की सार्थकता, मीडिया की उपयोगिता, संचार का योगदान, संचार रिक्तता जैसे शब्द स्वतः जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार शोधार्थी अपने विषय का, अपने शीर्षक का निर्धारण करता है। उसका शीर्षक तय होता है, वो उसके मन में जो शीर्षक आता है उसको वो तय करता है, एक बार खुद तय करता है। उस शीर्षक को उसे बनाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक छोटा से छोटा हो, शीर्षक या विषय ऐसा हो जो एक सीमित संसाधन में जिसको क्रियान्वित किया जा सके, यानी कि जो आपका बजट है उस बजट के तहत आप उसको पूरा कर सकें। जो आपके पास समय निर्धारित है, जैसे पीएचडी के लिए 2 से 5 साल का समय है, तो कोई ऐसा टॉपिक न चुन ले कि वो 20 साल में पूरा ही ना हो। तो इस चीज का अनुभव कई बार शोधार्थी को नहीं होता, तो वो अपने मित्रों से, अपने सीनियर से पहले डिस्कस करता है, फिर अंत में वो अपने शोध निदेशक से डिस्कस करता है। तो कई बार विद्यार्थियों को ये अनुभव नहीं होता कि ये टॉपिक हम सीमित संसाधन, सीमित धन, सीमित समय, सीमित ऊर्जा के साथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो शोध निदेशक, वहां पर उसकी भूमिका होती है, जो आपके टॉपिक पर आपको निर्देशित करता है कि ऐसा विषय लो जो शोधनीय हो, शीर्षक ऐसा हो जो जिसमें आपके विचार नहीं मिक्स्ड हो। फीचर राइटिंग की तरह नहीं इसका शीर्षक है होना चाहिए, जो विचार मिश्रित हो और बहुत ही सृजनात्मक शीर्षक। शोध का शीर्षक प्रायः बहुत ही डल सा होता है, बड़ा उदासीन सा शीर्षक होता है, वो बहुत आकर्षित नहीं करता। उसके अध्ययन, उसकी खोज आकर्षित करते हैं, जो उसमें चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आते हैं, तो वहां पर शोध का सार, वहां पर शोध की गरिमा है। कई बार विषय देखने से बड़ा भद्दा सा लगता है, लेकिन जब उसका अध्ययन होता है, क्योंकि आम व्यक्ति को तो फीचर की हेडलाइन ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रिसर्च का हेडलाइन वो फीचर के हेडलाइन की तरह सृजनात्मक शीर्षक नहीं होता, ये बड़ा मैकेनिकल तरीके से इसका शीर्षक। तो शीर्षक छोटा से छोटा होना चाहिए, उसमें कोई विचार नहीं होना चाहिए, वो द्व्यर्थक नहीं होना चाहिए, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। इन कुछ विचार बिंदुओं का ध्यान रख के सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक यानी कि शोध शीर्षक का निर्धारण करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च, लेकिन लिखते हैं पहले रिसर्च टॉपिक को, और थीसिस में या रिसर्च पेपर में हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को पहले लिखते हैं, पहले टॉपिक फिर प्रॉब्लम्स। शोध प्रॉब्लम, समस्या से ही शोध के उद्देश्य निकलते हैं। जाहिर है कि शोध की समस्या से शोध के टॉपिक निकले हैं, और शोध की टॉपिक या समस्या का जब हम विश्लेषण करते हैं, जब उसको हम वर्गीकृत करते हैं, जब उसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, विस्तृत करते हैं, तो उसके अंदर से अपने आप थोड़ा गहन चिंतन करने पर उससे कुछ शोध के उद्देश्य निकलने लग जाते हैं। तो शोध का उद्देश्य एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन उससे पहले रिसर्च पेपर में, हालांकि सभी रिसर्च पेपर में यह संभव नहीं होता, रैशनल ऑफ द टॉपिक हम लोग लेते हैं। सबसे पहले रिसर्च टॉपिक हो गया, उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। व्यवहार में प्रॉब्लम को पहले लिया जाता है, टॉपिक को बाद में किया जाता है, लेकिन लिखने में टॉपिक को पहले लिखा जाता है, व्यवहार शोध समस्या को बाद में लिखा जाता है। उसके बाद रैशनल ऑफ द टॉपिक पर विचार किया जाना चाहिए। रैशनल ऑफ द टॉपिक का मतलब इस विषय को हमने क्यों चुना है,
छोटे शोध पत्र में कभी कभी इसको नहीं भी लिखते हैं या एक आध लाइन में कहीं परिलक्षित हो जाता है, लेकिन बड़े शोध में, दीर्घ शोध में, शोध प्रोजेक्ट में हम रैशनल ऑफ द टॉपिक जरूर लिखते हैं। व्हाई हैव यू चोजन दिस टॉपिक? तो किसी भी टॉपिक को क्यों चुना जाता है? क्योंकि जब शोध का अंतिम उद्देश्य क्या है कि वो समाज उपयोगी कार्य करना चाहता है, वो समुदाय उपयोगी, वो विश्व उपयोगी, वो राष्ट्र उपयोगी, वो जन उपयोगी कुछ ना कुछ कार्य करना चाहता है। तो जाहिर है कि जो उसने विषय का चयन किया है उसकी सामाजिक महत्ता है, उसकी सामाजिक सार्थकता है, उसकी सामाजिक उपयोगिता है। और किसी भी विषय के चयन का दो कारण होता है। एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कारण भी होती है कि वह व्यक्ति की चूंकि वही पृष्ठभूमि है, चूंकि उसी में उसकी रुचि अभिरुचि है और उसी में वो अपना भविष्य देखता है, तो वह व्यक्ति उस टॉपिक पर अपना बेस्ट योगदान दे सकता है। इसलिए दो कारण से हम किसी टॉपिक को चुनते हैं। एक तो उसकी सामाजिक महत्ता क्या है और एक व्यक्तिगत। समाज तो व्यक्ति से ही, सबसे पहला समाज का यूनिट तो व्यक्ति खुद होता है, तो इसलिए वो अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसकी क्या महत्ता है और समाज के लिए उसकी क्या महत्ता है, इन दोनों बात को देखते हुए रैशनल ऑफ द टॉपिक को लिखना चाहिए। इसलिए इसको कभी कभी हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी भी कहते हैं, रैशनल ऑफ द टॉपिक को, क्योंकि सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी भी कहते हैं। तो विभिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले रिसर्च टॉपिक, फिर रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रैशनल ऑफ द टॉपिक और सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक और सोशल रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक। उसके बाद हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य समीक्षा की बात करते हैं। साहित्य समीक्षा का मतलब हुआ कि हालांकि साहित्य समीक्षा हम ऑब्जेक्टिव्स के पहले भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद भी करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स हो, उसके बाद हम रैशनल ऑफ द टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और रिव्यू लिटरेचर और रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम में एक चिकन एग सिचुएशन। थ्योरेटिकली तो हम रिव्यू लिटरेचर ऑब्जेक्टिव के बाद लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम शोधार्थी के दिमाग में जैसे ही कोई शोध समस्या आता है तो वो रिव्यू लिटरेचर शुरू कर देता है लिखने में। बेशक वो चौथे नंबर पर उसको लिखे, ऑब्जेक्टिव्स के बाद लिखेगा रिव्यू लिटरेचर, लेकिन वो पहले रिव्यू, जैसे उसके मन में उस टॉपिक पर कोई समस्या उत्पन्न हुई, वो पहले जमाने में तो लोग लाइब्रेरी में जाके उस टॉपिक को ढूंढते थे। अब आप बड़े आसानी के साथ इंटरनेट पर, फ्रांसिस एंड टेलर पर, गूगल स्कॉलर पर, चेस्टोर पर, इमेरॉल्ड जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इस समस्या पर कितने काम पूरे विश्व में हो चुके हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान पहले किए गए काम से खुद ही मिल रहा है तो आपको आगे उस पर काम करने की जरूरत नहीं। जो प्रॉब्लम आपने चुना उसका आपको समाधान ही मिल गया, उस पर अनेकों काम हो चुके हैं, अब आपको कोई असंतोष नहीं है उसको लेकर, तो आप उस काम को बंद कर देंगे। फिर आप उसमें ढूंढेंगे उसमें कौन सा काम अधूरा रह गया, कहां पर कौन सा क्षेत्र अछूता रह गया। इसलिए रिसर्च रिव्यू लिटरेचर, इसको गैप ब्रिजर भी कहते हैं, क्योंकि शोध एक निरंतर प्रक्रिया है। किसी बहुत बड़ी सामाजिक समस्या पर एक व्यक्ति के द्वारा शोध नहीं होता, ये एक चेन ऑफ रिसर्च है। तो हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए शोध को देखते हैं कि उन्होंने इस समस्या पर क्या कोई काम हुआ है और किस प्रकार का काम हुआ है, उसने सही काम हुआ है, उन्होंने सही उद्देश्य लिया था, सही विधि अपनाई थी, क्या विधि अपनाई थी और क्या उनके फाइंडिंग्स थे। इसको हम गहराई से अध्ययन आरंभ में ही करना शुरू कर देते हैं जैसे ही हमारे पास शोध की समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रैक्टिकली रिव्यू लिटरेचर स्टार्ट्स विद द रिसर्च प्रॉब्लम्स even before decision of the topic, but when you write it, you will write research topic, then research problem, then rationale of the study, then you will come to objectives, and then you will review literature is a pre-objective as well as post-objective phenomena, and it starts with the problems itself. So review literature कई stages पर किया जाता है। लिखा बेशक हम उसको ऑब्जेक्टिव्स के बाद लिख सकते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव्स के पहले भी लिख देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के बाद लिखना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर। खैर, तो ऑब्जेक्टिव्स
टॉपिक से निकलता है, प्रॉब्लम से निकलता है, रिसर्च प्रॉब्लम से निकलता है। और ऑब्जेक्टिव्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये रिसर्च पेपर है तो टॉपिक में को दो भाग में बांटने की जरूरत नहीं, फिर 3-4 ऑब्जेक्टिव्स आपके, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव या अधिक से अधिक 4 ऑब्जेक्टिव बहुत हो गए रिसर्च पेपर के लिए। लेकिन अगर पीएचडी थीसिस है, एमफिल थीसिस है, तो आप उसको बृहद उद्देश्य यानी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, कई बार टॉपिक खुद ही एक उद्देश्य बोलता रहता है, तो टॉपिक खुद ही ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। या टॉपिक के ही दो पार्ट है, जैसे इफेक्टिवनेस, कंटेंट एनालिसिस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक जर्नलिज्म। अब इसके दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हो गए, टू स्टडी द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक जर्नलिज्म इन दिस न्यूज़पेपर्स, टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक जर्नलिज्म इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। तो ये टॉपिक खुद ही अपने दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को बोल रहा है। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव तो सेल्फ डिफाइंड हो जाता है, केवल उसकी भाषा बनानी होती है। और इन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से कई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या सब ऑब्जेक्टिव्स भी आप उसको कह सकते हैं, वो निकाला जाता है। पहले पुराने जमाने में रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स 10-10, 15-15 होते थे, लेकिन अब मॉडर्न रिसर्चर कहते हैं कि ज्यादा रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स होने से रिसर्च डाइल्यूट हो जाता है और उसमें वो इंटेंस अध्ययन नहीं हो पाता, एक्सटेंसिव स्टडी हो जाता है, इंटेंसिव स्टडी नहीं होता। जबकि रिसर्च एक इंटेंसिव स्टडी है। रिसर्च में हम एरिया ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी मिनिमाइज करते हैं, और वेरिएबल्स को एंड सब वेरिएबल्स को जब हम मैक्सिमाइज कर देते हैं, तब हमारा रिसर्च ज्यादा गहराई लिए हुए और ज्यादा इंटेंसिव होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स को हम अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो 3-4 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, 2 या 3 भी ले सकते हैं आप। लेकिन जब पीएचडी की थीसिस है या और भी किसी भी प्रकार की थीसिस है, बड़ा पुस्तक जैसा रिसर्च है, तो आप ब्रॉडर एंड स्पेसिफिक सारा लिख सकते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस एक प्रकार से उपकल्पना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके परिणाम क्या आएंगे, ये एक प्रकार की उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। हाइपोथेसिस में जो रिजल्ट्स आएंगे उसका पूर्वानुमान कि क्या आएगा। तो ये पूर्वानुमान ऐसा नहीं कि आप एक स्वप्न देखते हैं और पूर्वानुमान लगा देते हैं। आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट जो रिसर्च करने के दरमियान आपने इतने रिव्यू लिटरेचर किए, इतने लोगों से मिले, इतने डिस्कशन किए, उस आधार पर आपके अंदर से कुछ आवाज निकलती है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके रिफ्लेक्शन से, आपके इंडक्शन से, आपके डिडक्शन से हाइपोथेसिस का जन्म होता है। ऐसा नहीं कि हम स्वप्न देखे और हाइपोथेसिस लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइपोथेसिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन आवर प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन, ऑन आवर इंट्यूशन, ऑन आवर इंसाइट, on our deduction of the problem, on our induction of the problem. इससे हाइपोथेसिस रिलेट करता है। और हाइपोथेसिस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हाइपोथेसिस होता है जो एक जनरल हाइपोथेसिस कहते हैं, कि आप कहते हैं कि इसका ये परिणाम होगा। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस होता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक शराब पीते हैं। अभी आपका अवलोकन है कि आप बॉयज हॉस्टल के पास से गुजरते हैं तो आपको ज्यादा बोतल की शीशियां, ज्यादा शीशियां फेंकी हुई मिलती है, ज्यादा बोतलें टूटी फूटी हुई मिलती है, और गर्ल्स हॉस्टल के पास से जाने पर उतना इस तरह की चीजें नहीं दिखती। तो एक अनुमान लगता है कि नहीं, लड़के ज्यादा शराब पीते हैं। लेकिन कई बार इसके रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ड्रिंकिंग हैबिट्स इज ग्रोइंग फास्टर अमॉन्ग गर्ल्स देन दैट ऑफ बॉयज। Though the total number of boys drinking is more, but the rate of growth is faster among girls. So result hypothesis बदल गया। और ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा hypothesis हो वो सच साबित हो। Hypothesis may be proved wrong, hypothesis may be redundant, and hypothesis may be proved right. So there are 3 possibilities of a hypothesis. It can be wrong, it has nothing to do, and it can be right also. It can be partially right and partially wrong. So hypothesis हम ऑब्जेक्टिव से निकालते हैं। अब इसी हाइपोथेसिस को हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस में बदलते हैं।
जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि रिसर्च इज ए साइंटिफिक स्टडी। तो रिसर्च के जो आपने जो हाइपोथेसिस निकाला है उसको अपने जो हमारा नॉमिनल डाटा है और जो ऑर्डिनल डाटा है उससे जोड़कर हम एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उस साइंटिफिक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा की जाती है। इसको हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं और उसको हम साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी करते हैं। तो इस पर अभी हाइपोथेसिस के ऊपर अलग से कभी चर्चा हम कर लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर मोटी मोटी पुस्तकें हैं केवल हाइपोथेसिस पर, बट हम बहुत संक्षेप में ये कहना चाहेंगे कि एक सामान्य जनरल हाइपोथेसिस होता है और एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है। टू टेस्ट द साइंटिफिक हाइपोथेसिस वी यूजुअली apply statistical tools for that. So hypothesis is another important part of our research paper. If it is a big research paper, then it will be more expressive and more elaborative. If it is a small research paper, you have to pinpoint the main issue of hypothesis. Then comes methodology. Methodology किसी भी रिसर्च में मेथडोलॉजी और मेथड्स में भी अंतर होता है। मेथडोलॉजी एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेड मेथड्स है। मेथडोलॉजी इज ए साइंस ऑफ मेथड्स कहते हैं। ऑलजी का मतलब साइंस होता है। सो मेथोडोलॉजी इज ए साइंस ऑफ मेथड्स। मेथडोलॉजी को हम 3 भागों में बांटते हैं: मेथड्स, रिसर्च टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दे आर 3 पार्ट्स ऑफ मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड्स आप क्या लगाते हैं? रैंडम सैम्पलिंग लगा रहे हैं कि आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लगा रहे हैं। रिसर्च टूल्स आप क्वेश्चनायर यूज कर रहे हैं कि आप शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं कि आप स्केलिंग यूज कर रहे हैं। दिस इज रिसर्च टूल्स। एंड विच स्टैटिस्टिक्स आर यू गोइंग टू अप्लाई टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस? सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, दैट इज रिसर्च मेथड्स, research tools or techniques or apparatus, and then statistical analysis. 3 parts. Then comes data collection and data analysis. जब हमारा विधि तय हो गया, हमने प्रश्नावली बना लिया या हमने अनुसूची बना लिया या हमने स्किल्स डेवलप कर लिया, अब उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया नहीं, शोध पत्र को हम प्राइमरी डाटा के आधार पर भी लिखते हैं और कई बार शोध पत्र को हम सेकेंडरी डाटा के आधार पर भी लिखते हैं। कई बार समय कम है, आपको 15 दिन के अंदर कोई रिसर्च पेपर भेजना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए संभव नहीं हो पाता कि आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर पाए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। हालांकि आजकल गूगल से फॉर्म भरवाया जाता है, फेसबुक से फॉर्म भरवाया जाता है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी बहुत क्विक हो गया है पहले की तुलना में। उसके बावजूद भी सेकेंडरी डाटा के आधार पर भी रिसर्च होता है। सेकेंडरी डाटा हालांकि एक मौलिक चीज है, लेकिन पहले से पड़ी हुई डाटा का भी नए तरीके से जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो भी शोध की एक परिभाषा है। शोध की एक परिभाषा में हम कहते हैं फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। तो पहले से कोई रिव्यू लिटरेचर है और उसका उस तरह से विश्लेषण नहीं किया गया, तो आप अगर प्राइमरी डाटा नहीं कलेक्ट कर सके हैं तो सेकेंडरी डाटा के आधार पर भी शोध पत्र को तैयार किया जा सकता है। लेकिन वो उतने मजे वाली बात नहीं होती। ये समय सीमा पर निर्भर करता है कि हमारे पास 10 दिन टाइम है, 8 दिन टाइम है, तो हम वी कलेक्ट द रिव्यू लिटरेचर एंड वी मेक एन फ्रेश एनालिसिस ऑफ दैट अवेलेबल एंड वी कोट दैट review literature and make an analysis and that makes a paper. थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड टाइप का रिसर्च कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंटेड रिसर्च भी कहलाता है। लेकिन जो प्योर रिसर्च है उसमें हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विधि तय होने के बाद हम क्वेश्चनायर लेकर के उसको हम डाटा कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड अडॉप्ट करते हैं। जब वो बड़ा रिसर्च करते हैं, पीएचडी का, मान लीजिए उनको 500 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, तो खुद भी फील्ड में निकल गए, उसको बांट भी दिए, ऑनलाइन भी कर दिए, ऑफलाइन भी कर दिए, हर तरीके से वो डाटा को मंगवाते हैं। उनकी विधि में लिखा रहता है कि ना ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करेंगे या ऑफलाइन करेंगे या बहुत तरीके से करेंगे। तो विधि का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण होता है।
शोध की विधियां होती हैं बहुत सारी, क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, है ना। क्वांटिटेटिव मेथड्स में सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड्स में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग, फिर क्वालिटेटिव मेथड में ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, फोकस ग्रुप मेथड, इथनोग्राफिक स्टडीज, देयर आर सो मेनी, कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव मेथड भी है एंड क्वांटिटेटिव मेथड भी है। तो हम मेथड चुनने के बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, और डाटा को हम ईमानदारी से जब कलेक्ट करते हैं, कई बार लोग फर्जी डाटा ले आते हैं, ज्यादातर टेंडेंसी होती है फर्जी डाटा लाने की, लेकिन आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर आपके फर्जी डाटा को पकड़ लेंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों को डाटा के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ही धोखा होता है। फिर उसी रिसर्च के आधार पर आगे वो कई रिसर्च करेंगे, तो इसलिए सही डाटा रहेगा तो एक सही ट्रेंड सेट होगा और उनका ही अच्छा काम भविष्य में हो सकेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक सटीक और यथार्थ आंकड़ों का संग्रहण किया जाए, उतना अच्छा काम होता है, उतना अच्छा विश्लेषण होता है। क्योंकि सारा आपका स्टैटिस्टिकल टूल ही फेल कर जाएगा अगर आपका डाटा ही गलत है। सारे स्टैटिस्टिक्स आपके रिसर्च को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन डाटा ही गलत है तो स्टैटिस्टिक्स हैव नो मीनिंग एट ऑल। सो वी शुड ट्राई टू कलेक्ट द डाटा in the most honest manner, in the most ethical manner। रिसर्च के अपने इथिक्स होते हैं, इसमें सबसे बड़ा अनइथिक इथिकल वायलेशन तो प्लेगरिज्म होता है, लेकिन डाटा कलेक्शन में भी हम कितना ऑनेस्टली काम करते हैं, ये भी एक इथिक्स ऑफ रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो हम सही तरीके से जो भी हमारा क्षेत्र निर्धारित है और जो भी हम विधि लगाएंगे उसके हिसाब से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डाटा का हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। डाटा का एनालिसिस करने के बाद हमारा रिजल्ट्स निकलता है, उसको फाइंडिंग्स कहते हैं कुछ लोग, फाइंडिंग्स हिंदी में कहते हैं प्राप्तियां, रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स। रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स ज्यादातर डाटा ही होता है जिसका हम विश्लेषण करके उसकी जो मुख्य डाटा है, जो मेन थंपिंग जो इश्यू है, उसको निकाल देते हैं, तो दैट बिकम्स ए फाइंडिंग्स। और उस फाइंडिंग्स को जब हम जनरलाइज कर देते हैं तो वो कंक्लूजन हो जाता है। उसमें हम डाटा को मिनिमाइज कर देते हैं और भी ज्यादा उसमें से क्रीम निकाल करके, दूध में से मलाई निकाल करके ऊपर रख देते हैं, ताकि एक कॉमन मैन भी अगर कंक्लूजन को पढ़े तो समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। फाइंडिंग्स ज्यादातर बड़े डाटा के टर्म्स में होता है और वो विशेषज्ञ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन कॉमन मैन आपके थीसिस को अगर देखना चाहे तो उसको सीधा निचोड़ से मतलब, निष्कर्ष से मतलब। इसलिए निष्कर्ष को हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जनरलाइज करके, सिंप्लीफाई करके उसको हम लिखें, बजाय उसमें 72%, 74% लिखने के हम लगभग 2/3 लोगों का ये मानना है या उनकी अवधारणा है, या एक स्टेटमेंट ही बना दिया कि लोगों का ऐसा मानना है। क्योंकि 75% के लोग, लगभग लोग किसी मान्यता को स्वीकृत करते हैं, तो आप उसको एक अवधारणा के रूप में भी लिख सकते हैं कि 2/3 लोग ऐसा मानते हैं या अधिकांश लोगों का ऐसा मानना है। तो जनरलाइज करके हम कंक्लूजन को लिखते हैं। कंक्लूजन के साथ साथ रिसर्चर सजेशंस भी दे सकता है। कई बार शोध में रिसर्चर कहता है हमारे तो कहीं विचार ही नहीं लगे। आपके अपने विचार नहीं लगेंगे, जो डाटा कह रहा है वही आपका निचड़ है, वही आपकी फाइंडिंग्स है। डाटा से ही फाइंडिंग निकलेगी, आपके अपने अनुभव से कोई फाइंडिंग नहीं निकलेगी। लेकिन आपके अपने अनुभव सुझाव में आते हैं। आपने जो शोध के क्षेत्र में जो समस्याओं को देखा, जो झेला, जो समझा, जो कमियां महसूस की, और शोध करने के बाद जो आपने कंक्लूजन निकाला, तो उस कमियों को दूर करने के लिए आप अपने तरफ से भी, आखिर जाहिर है कि उस शोध से संबंधित बात ही करेंगे आप, तो आप कुछ सुझाव अनुमोदित कर सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो डाटा बट देन कम्स रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स के बाद कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। रिकमेंडेशंस भी एक वर्ड है, रिकमेंडेशंस भी सजेशंस की तरह ही होता है, लेकिन रिकमेंडेशंस वर्ड ज्यादातर कोई गवर्नमेंट की कमिटी होती है, वो उसके द्वारा दिए गए जो सुझाव होते हैं उसको हम लोग रिकमेंडेशंस कहते हैं। जैसे रिकमेंडेशंस ऑफ द वर्गीस कमिटी, रिकमेंडेशन ऑफ द चंदा कमिटी, रिकमेंडेशंस ऑफ पीसी जोशी कमिटी,
recommendations of the first press commission, recommendation of the second press commission, recommendations of the press councils of India. तो वो जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज होती है, वो जब कोई सुझाव देती है तो उसके लिए उचित होता है कि हम रिकमेंडेशंस वर्ड यूज करें। लेकिन शोधार्थी अपने तरफ से जब सुझाव देता है तो उसको सजेशंस लिखना चाहिए। इसके बाद एक होता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब, कई बार लोग, लिमिटेशंस का मतलब होता है कि जो आपने शोध किया है उसमें आप बहुत सा काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटीज नहीं थी। एक तो टाइम की कमी हो जाती है, कई बार एक बार धन की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, ऊर्जा की भी कमी होती है। लोग एक सीमित, अब बहुत सारा काम है उसमें एक शोध पत्र भी लिख रहे हैं, आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो आप जॉब भी कर रहे हैं, कोई मैरिड भी है, कोई लेडीज है तो बच्चे को भी संभाल रही है, वैवाहिक जीवन भी संभाल रही है, उसको बहुत सा काम है और उसमें वो, तो कहने का मतलब उसको समय की कमी। हालांकि ये कोई व्यक्तिगत रीजन नहीं डाला जाता है, लेकिन मोटा मोटी हम कहते हैं कि लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो हमारे शोध को, अगर वो और अधिक उपलब्ध होता तो हमारे शोध में और भी ये चीजें हो सकती थी। तो लिमिटेशन लिख देने से एक प्रकार का ये सेफ्टी वाल्व का काम करता है कि आपके पास धन ही कम था और उसी धनराशि में आपने काम किया। आपकी समय सीमा इतनी थी, इसी समय सीमा में आपने ये काम किया। आपके पास संसाधन इतना था, इसी संसाधन में आपने ये काम किया। तो ये लिमिटेशंस भी हम लोग लिखते हैं। कई बार शोध पत्र में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बड़े रिसर्च पेपर्स में, बड़े थीसिस में, प्रोजेक्ट्स में लिमिटेशंस को काफी उजागर करके लिखा जाता है। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस, यानी कि इसको संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ का मतलब हुआ कि आपने इंट्रोडक्शन से ले करके अंत तक जहां से भी कोई विचार लिया है, इंट्रोडक्शन को भी कई बार लोग एडिटोरियलाइज कर देते हैं और अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। रिसर्च में ये तरीका गलत है। आप कोई भी बात, अगर करप्शन इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो इस पर भी बहुत सारी स्टडी हुई है, उस स्टडी को कोट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, रमन 2010, है ना, वर्मा 2011। तो ये चीज आप जो भी स्टडी हुआ है उससे कोट करते, तो आखिर पूर्व के एस्टैब्लिश फैक्ट्स, बेशक वो आपके ही विचार हैं, लेकिन आप उसको एक सपोर्टेड बाय द स्टडी लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी जब आप कोई चीज प्रस्तुत करते हैं तो आप ज्यादातर रेफरेंस देते हैं। एक स्मॉल रेफरेंस होता है, उसको सिंबॉलिक रेफरेंस करते हैं, वो ऑन द स्पॉट होता है वहीं पर, और उसका बृहद रेफरेंस आपके थीसिस के अंत में जाएगा या चैप्टर के अंत में भी जा सकता है। रिसर्च पेपर होगा तो रिसर्च पेपर के अंत में जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में जो भी चीज आप लिए हैं उसका रेफरेंस देने से ये शोध की महत्ता बढ़ जाती है। रेफरेंस इज नॉट ओनली मेक्स योर रिसर्च मोर एकेडमिक। आप ज्यादा रेफरेंस दे रहे हैं, सही रेफरेंस दे रहे हैं, तो लगता है कि नहीं इसने बहुत पढ़ा है। और रेफरेंस एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपने किसी का कोई मैटर लिया है, अगर आप उसका मैटर ले लेंगे तो वो ऑफेंस हो जाएगा। He will take it as an offense and complaint against you. Go to the court also. But if you refer him or her or that institution, then he will like it. He will be very, you are real giving in gratefulness to that person. So reference is a legal requirement also and makes your study more and more academic, that the person has consulted so many theses, so many research papers. So reference is very important. Whatever review literature you collect, that all should be properly referred. On the spot also you write Sarma 2010, but in the at the end there will be details, even page number. You will write page number, volume number, issue numbers. Everything should be, place of publication of that journal. Everything should be there. Complete name of the author, at least the author's surname and first name. Just Sarma X, Sarma Y, Verma Z, at least that should be written there. Then comes appendices. Appendices means miscellaneous column. You put in appendices. This is not required in a research paper, but if it is a thesis, then appendices will contain your questionnaires. If you have a different questionnaire, the questionnaires
जिस एरिया में आपने काम किया है उसका मैप रख सकते हैं, उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स आप उसमें अपेंडिसेस में डाल सकते हैं। अगर आपने किसी प्रधान व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया है तो इंटरव्यू लेते हुए पिक्चर को बीच में न डाल करके आप अंतिमों के बीच में डालने से उसकी सीक्वेंसिंग टूटती है, उसको आप अपेंडिसेस में देते हैं, उससे आपके शोध की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम इन विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, लेकिन शोध पत्र लेखन में अपेंडिसेस की जरूरत नहीं होती, हम रेफरेंसेस के बाद उसको एंड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया कि शोध पत्र कैसे लिखा जाता है। शोध पत्र लेखन में हम सबसे पहले नए विचार का चिंतन करते हुए शोध की जो मूलभूत अवधारणा है उसका अनुपालन करते हुए हम रिसर्च टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम, रैशनल ऑफ द टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, conclusions, suggestions, recommendations, limitations, bibliographical references, and appendices. So this was something about how to write a research paper. यहाँ तक यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई संदेह है, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप निसंदेह निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।